नमस्कार, मौर्य टीवी की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। चलते चलते कुछ बात हुई, मुलाकात हुई और आज हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली है जो कहें तो जीते जिंदगी मिथक बन गया। एक ऐसा शख्स जिसके पीछे लगी रही बिहार की पुलिस, वर्षों तक वह भूमिगत रहा। एक ऐसा शख्स जिसकी गिरफ्तारी होती है तो फिर वह लगभग 10 वर्षों तक काटता है जेल और जेल से फिर होती है उसकी रिहाई। कहते हैं कि इतिहास कभी पीछा नहीं छोड़ता। बिहार में निजी सेनाओं का भी एक इतिहास है। निजी सेनाओं की यात्रा में ही एक अहम पड़ाव आता है रणवीर सेना का। रणवीर सेना जो कथित तौर पर जानी गई बिहार में नक्सलियों के विरुद्ध लड़ने वाली भूस्वामियों की सेना के बतौर। रणवीर सेना और नक्सलियों के बीच जो बिहार ने युद्ध देखे, उस युद्ध में कई नरसंहार हैं, कई हत्याकांड हैं और रणवीर सेना कई नरसंहारों और हत्याकांडों को अंजाम देने वाला एक गिरोह, एक संगठन रहा जिस पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध भी लगाया गया, फिर भी उसकी गतिविधियां जारी रही। हालांकि रणवीर सेना में अब वो ताकत नहीं रही, लेकिन रणवीर सेना के नेता आज भी अपना वजूद बनाए हुए हैं। चलते चलते में हमारे साथ होगा वह शख्स, लेकिन उसके साथ होगी एक इतिहास की यात्रा और इतिहास के ऐसे छाप, इतिहास के ऐसे दाग, या फिर कहें तो ऐसी वारदातों का वह एक मुजरिम, ऐसी वारदातों का वह एक नामजद अभियुक्त जो फिलहाल जमानत पर रिहा है, लेकिन उसके साथ मुकदमे पीछा कर रहे हैं। आज चलते चलते में हमारे साथ हैं रणवीर सेना के तथाकथित कमांडर के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले परमेश्वर मुखिया। जी मुखिया जी नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं? हरिओम। चलिए, ये हरिओम और आपका हमारे इस कार्यक्रम में चलते चलते में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये परमेश्वर मुखिया एक कहें कि रहस्य जैसा भी लगता रहा, वर्षों तक मीडिया को भी लगता रहा, लोगों को भी लगता रहा कि ये कौन है परमेश्वर मुखिया। परमेश्वर मुखिया आज हमारे साथ हैं, हमें भी एक अजीब अनुभूति हो रही है। लेकिन ये परमेश्वर मुखिया आखिर में ऐसा जीते जिंदगी मिथक क्यों बन गया, क्यों एक कहानी की तरह बन गए? क्या लगता है, आप अगर सोचते हैं इस बारे में तो क्या सोच पाते हैं? देखिए, मैं तो बचपन से ही संघर्षशील रहा जी। विद्यार्थी जीवन में भी हमारी संघर्षशीलता कायम रही जी। पटना में मेरा छात्र जीवन बीता, कॉलेज का जीवन आरा में बीता। उसके बाद मैं बचपन में ही मुखिया बन गया 1971 में। 1971 में? 71। तब आपकी उम्र कितनी होगी? उस समय करके 22-23 होंगे। क्या बात, मतलब एकदम जवानी में? हाँ, जवानी में लगभग 25 के करीब। तो वो मुखिया आप बने तो कोई आपकी राजनीतिक विरासत रही परिवार में, या फिर क्यों मुखिया बन गए, क्या सोच हमारे था? पूर्व में हमारे बाबूजी, पिताजी जी मुखिया थे, निर्विरोध मुखिया थे। जी। मैं मुखिया 30 वर्ष रहा। 30 वर्ष तक? 30 वर्ष तक। क्या बात। अब वर्तमान में हमारा लड़का ही मुखिया है। तो ये रणवीर सेना किस पृष्ठभूमि में बिहार में इंटर करती है? रणवीर सेना का संगठन ही क्यों बनता है? और रणवीर सेना के पहले अगर कहें तो बुनियाद तौर पर, भ्रूण के तौर पर किसान महासंघ के तौर पर गठित हुआ था। हाँ, जरूर जी। तो क्या था वो? किसान महासंघ था, रणवीर किसान महासंघ जी। कायम हुआ जब वहाँ पर संघर्ष बेलाउर में शुरू हुआ, मालिक आतंक शुरू हुआ। ऐसे तो पूरे क्षेत्र में मालिक आतंक था। जी। लेकिन जिस समय 1994 में बेलाउर में संघर्ष शुरू हुआ, 3 से 4 दिन तक उग्रवादियों का घेराव था। अच्छा। फिर वो घेराबंदी टूटी पुलिस के सहयोग से। तो नक्सलियों ने ये घेराबंदी क्यों कर रखी थी? उनकी क्या उनके मुद्दे क्या थे, उनकी बातें क्या थी कि 3 दिनों तक बेलाउर गांव को घेर रखा था? सवाल उठता है कि समाज को तोड़ना उनका मुख्य उद्देश्य होता है, देश को तोड़ना उनका मुख्य उद्देश्य है। जी। समाज में जाति पाति की भेदभावनाएं, कुछ कमजोरी समाज में रहती है, विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं, शोषण है, अत्याचार है, चाहे कुछ ऐसे हैं। बिहार जो है वह
सामाजिक उथल पुथल का राज्य रहा है। बिहार में जातीय विषमता रही है। बिहार में जो है दबंगियत भी रही है कुछ जातियों की, सो कॉल्ड जिसको कहें कि अपर कास्ट, यानी कि सवर्ण जातियों का एक दबदबा रहा है। ये ऐतिहासिक तौर पर चला आ रहा है। इस बात को मुखिया जी मानते हैं और कहीं न कहीं अगर कुछ रिएक्शन के तौर पर चीज़ें आई समाज में तो कभी नक्सलवाद के तौर पर दिखाई देती है, कभी जो है पिछड़ावाद के तौर पर दिखाई देती है, कभी शोषित समाज दल के तौर पर दिखाई देती है। तो ये मानते हैं इस बात को, यह समझ है आपकी? समाज में विसंगतियाँ कुरीतियाँ पूर्व में थी जी, वर्तमान में है और भविष्य में भी कमोबेश रहेगा, जरूर रहेगा। हाँ, हमेशा ये शाश्वत सत्य है। जी। इसको कोई मिटा नहीं सकता, कम कर सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता है। समाज में विभिन्न विचारधाराएं हैं तो ऐसे तो रहेंगी ही कुरीतियाँ, कुछ उसको कम करना हमारा उद्देश्य होना तो चाहिए। ये है क्यों कुरीतियाँ हैं, या फिर समाज की ही देन है, हमारे आर्थिक समाज की देन है, जो ग्रामीण समाज है उसकी देन है? आज पूर्व में जैसे लोग जमींदारी प्रथा के लोग विरोध करते थे, जी जी बिल्कुल, कहते थे कि ये दबंग है, जमींदार है, लेकिन आज दूसरे तरह के जमींदार खड़े होते जा रहे हैं। आज लोकतंत्र का जमींदार खड़े हो गए हैं, जो राजनीतिक नेतागण हैं। जी। तो इस तरह की प्रक्रियाएं माने चलती रहेंगी, लेकिन कम करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिवेश उसको दूरी को बढ़ा रहा है, न कि घटा रहा है। चलिए, तो समाज को तोड़ रहा है, न कि जोड़ रहा है। यही दुखद स्थिति है। दुखद स्थिति है। तो आपसे बातें करेंगे इस मामले में भी। भोजपुर जिला और भोजपुर जिले से आते हैं बरमेश्वर मुखिया। खोपिरा एक गांव और खोपिरा पंचायत के मुखिया रहे और उसी भोजपुर भूमि से नक्सलवाद ने भी अपनी कहें तो आकृति ग्रहण की। नक्सलवाद पैदा हुआ तो भोजपुर की जमीन से, तो इसलिए लड़ाई भी हुई वहाँ तो नक्सलियों और रणवीर सेना में। तो मुखिया जी, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर में आप का नेतृत्व रणवीर सेना को या रणवीर महासंघ को, किसान महासंघ को कैसे मिला? क्या आपके अंदर पहले से ऐसा जज्बा था? जब मैं पंचायत का मुखिया था तो एक जरूर एक ऐसा उमंग था कि गांव का विकास किया जाए, गांव को सुरक्षा दी जाए और इस तरह से जितनी भी कुरीतियाँ, जितनी भी गलती कमियां हैं उसको दूर किया जाए। तो आपके गांव में दलितों पर, हरिजनों पर कोई उस तरह से शोषण दमन जो है जिस तरीके से सवर्णों द्वारा किया जाता है वैसा था, लेकिन कम था, या फिर जो था तो आप उसको कंट्रोल करते? स्वर्ण की जहाँ बात आती है ना कि स्वर्ण दबंग है, विभिन्न गांव में विभिन्न जातियों का दबंगता है, बिल्कुल दबंगता है, इसमें कोई शक नहीं। जी। कहीं भूमिहार जाति लंबे समय से सवर्णों की दबंगियत चलती, इसलिए ये एक बन गया, मुहावरा बन गया। कहीं मान लिया जाए कि भूमिहार गांव में कुछ संख्या बल ज्यादा है तो दबंग हो, कहीं राजपूत, कहीं यादव। अब तो पिछड़ी जाति के भी कई लोग दबंग हो रहे हैं। जी। कहीं हरिजनों की भी दबंगता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ताकत जहाँ मिलती है, आर्थिक ताकत कहें, राजनीतिक ताकत, तो जातियां जो हैं वो दबंग हो जाती हैं। ये समाज का एक नियम भी है, पता नहीं क्यों जो आप कह रहे हैं। सवाल ये उठता है ना कि समाज की तरफ से किसी भी तरह के गलत तत्व को प्रोटेक्शन मिलता नहीं था, या वो दबंग जाति, बड़े उच्च जाति हो, दबंग जाति हो या जैसे हो, लेकिन जो गलत तत्व हैं उनको अघोषित रूप में उनको मिल जाता था, क्योंकि संख्या बल ज़्यादा है। लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। यही निष्क्रियता का फल भोग रहे हैं लोग। समाज किसी भी जाति के लोग जहाँ पर गलत तत्व हावी है और वहाँ पर जो सक्षम है कि उसको मिटा सकता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। और निष्क्रियता के चलते उसकी आतंक बढ़ जाता है, जिसका उस निष्क्रियता का ही फल समाज भोगता है। अच्छा, ये जमींदार जो शब्द है, जो जमींदारी एक व्यवस्था रही इस हिंदुस्तान में, बिहार जो है उसमें भी जमींदार काफ़ी प्रभावशाली स्थिति में रहे। एक बात आप मानते हैं कि जो ज़मीन का असमान बंटवारा है, सरकार आज़ादी के बाद आई, उसने भूमि सुधार कानून लागू करने की बात कही, तो ये सब जो नहीं हुआ, यह भी वजह है कि लगातार असमानता चलती रही और फिर जो है नक्सलवाद जैसे जो तत्व हैं, विचारधारा है, इसको भी फलने फूलने का मौका मिला। अगर भूमि सुधार लागू हो गया रहता तो शायद ऐसा नहीं होता। बरमेश्वर मुखिया ऐसा कुछ सोचते हैं, मानते हैं? ये भूमि सुधार प्रारंभिक चरण की बात होती जी। प्रारंभिक चरण में जब ये भूमि सुधार की बात आती है, अब भूमि सुधार कानून जो लाया जा रहा है ये अभी समय वर्तमान परिवेश में अब उचित नहीं है। अब उचित नहीं है। क्यों नहीं उचित है? इसलिए समस्या तो जहाँ की तहाँ रह गई, इसलिए कि संख्या बल बढ़ गया, घर घर में बंटवारा हो गया, वो जमीन टूट गए,
तो अब है कहाँ किसानों के पास वो संपत्ति जो पहले जो एक जगह 1000, 500, 200, 400 बीघा है। आज कहीं भोजपुर जिला में जा कर के देख लें कि कहीं है ज़मीन जिसके पास 100-200 बीघा है। भूमि सुधार करना है तो सरकार की बहुत से ज़मीनें पड़ती या दूसरे अनर्गल कोई गलत तत्व, जैसे चाहे दबंग भी व्यक्ति हो या जैसे तैसे लोग जोत रहे हैं, उसमें सुधार होनी चाहिए। वो सरकार अपना एक्वायर करे और गरीबों के बीच में वितरण करे। ये मैं चाहता हूँ। ये भूमि सुधार की बात होनी चाहिए। जैसे नदी नाला है, करा है, सड़क है, लोग दखल कर लिए हैं। कुछ ऐसे गांव में बासगीर जमीन है जो दखल कर लिए हैं। वैसे चीज़ गरीबों के बीच में वितरित कर दें। या फिर ऐसे भी बहुत सारे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड हैं जो जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास आपने कहा कि परिवार का भी उतना बड़ा आधार नहीं, बंटवारा नहीं है, लेकिन उनके पास ज़मीन है और वो नहीं रहते हैं। ज़मीन जो है उनके गरीब किसान जोतते बोते हैं। तो ऐसी ज़मीनों को भी कहीं ना कहीं लिस्ट में सूचीबद्ध किया। मैं इस चीज़ का मैं जरूर पोषक हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई IAS अफसर है या बड़े नेता कोई हो गए और उनकी ज़मीन वहाँ पर है और उनके भाई जोत कर रहे हैं, तो वो ज़मीन उनको होनी चाहिए। हाँ, जो जोतने वाला है तुम अपने करो। हाँ। IAS अफसर ही बन गया तो या बड़े बड़े अफसर बन गए और तुम अपनी खेती अपने भाई के माध्यम से कर रहा है, फिर उनके भाई पर भी और तुम पोषण नहीं कर रहा है। मतलब तो जो जोत बो रहा है, जो सीधे तौर पर उस जमीन से जुड़ा हुआ है, उनका होना चाहिए। उनका होना चाहिए। निश्चित। तो ये आपकी जो सोच है परमेश्वर जी, तो हमको लग रहा है कि एक सोच जो है वो समाजवादी आंदोलन से भी निकल कर आई, कम्युनिस्ट आंदोलन से भी निकल कर आई कि जोते बोए काटे धान, खेत का मालिक वही किसान। लोहिया ने भी कहा था कि लैंड टू द टिलर। तो ये सोच कहीं ना कहीं वहाँ से करीब लगती है। हाँ, एकदम। मैं उसका समर्थक हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो खेती करे उसका खेत हो। मुखिया जी, बात ही हम लोग कर रहे थे, अगर फहरिस्त आपकी गिनाई जाए कि बरमेश्वर मुखिया 1, 2, 3, 4 नहीं दर्जन भर नरसंहारों के अभियुक्त हैं, कई हत्याकांडों के अभियुक्त हैं। तो चाहे बथानी टोला हो, जो अभी हाल में फैसला आया, बथानी टोला मामले में भी आरोप यह कि बरमेश्वर मुखिया पिस्तौल लेकर आगे चल रहे थे और उस नरसंहार का इन्होंने नेतृत्व किया। बाथे नरसंहार हो, शंकर बिगहा हो, कई ऐसे कांड हैं। ये इन कांडों में बरमेश्वर मुखिया क्या वाकई शामिल थे? प्रत्यक्ष तौर पर नहीं, परोक्ष तौर पर? क्या कहना चाहेंगे आज? मान लिया जाए कि उस समय मैं किसानों का नेतृत्व कर रहा था। किसान वर्ग गुलबंद हो चुके थे या हो रहे थे जी। तो यदि मैं कहूं कि नेतृत्व नहीं कर रहा था तो भी गलत है जी। और मैं ये कहूं कि हाँ शस्त्र का मैं प्रश्रय दे रहा था, वही बात नहीं है। किसान स्वतः गुलबंद होते चले गए। मैं एक ऐसी हुआ कि हाँ तुम हनुमान हो, तुम में ताकत है, तुम अब जगो जी। और किसानों गुलबंद हो गए तो आतंकवादियों का सामना हम लोग कर पाएंगे। और निश्चित ही गोलबंद हुए किसान और सामना किए, जैसे कि तैसे किसान वर्ग हमारा जवाब दिया जी। सफलता मिली। आज मान लिया जाए कि उग्रवादी तत्व शस्त्र की भाषा बोले जी, और मैं उन्हें बात एक प्रेम पूर्वक बात करूं, ये बात बनने वाली नहीं है। जहां शस्त्र उठ गया उसे शस्त्र से दमन करो, यह सरकार की भी ये नीति होनी चाहिए। तो आपने नेतृत्व किन हालात में संभाला था? हमको लग रहा है कि बेलाउर में घटना घटी थी, फिर वो सरथवा में घटना घटी। बेलाउर की पूर्व 1971 से ये बात आई, नक्सलबाड़ी टू एकवारी, नक्सलबाड़ी टू नेवा, यहाँ पर मसौढ़ी नेवा के पास है, पुनपुन के नदी के पास। ये 2 जगह बिहार में आया था नक्सलबाड़ से, ये 2 जगह पर ये आतंक फैला। तो उधर नक्सलवाद अपनी जगह बना रहा था हाँ। एकवारी में, और इधर खोपीरा में बतौर मुखिया बरमेश्वर मुखिया अपनी पंचायत में जगह बना रहे थे। लड़ाई एक तरह से कहें वहीं से शुरू है। ऐसी बात नहीं है हाँ। तो पहली घटना कौन सी थी जब रणवीर सेना या फिर रणवीर किसान महासंघ के बतौर ही मुखिया जी ने ललकारा लोगों को, सभाएं की? मैंने कब आप बिल्कुल बेलाउर में घटना हुई, बेलाउर में, इसके बाद हम लोग एक मीटिंग करने लगे जी। कि भाई हम लोग को इकट्ठा होना चाहिए। जिस तरह से बेलाउर गांव इकट्ठा होकर के उग्रवादियों का प्रतिकार किया, उग्रवादी भाग चले गांव से, घेरेबंदी टूटी,
तो हम लोग को महसूस हुआ कि यदि हम लोग गोलबंद होते चले गए तो जिला में मैं सामना करूंगा। और जिला ही में नहीं मैं सामना किया, बल्कि अब आप रोहतास में देखें, वहाँ पर पीपुल डेमोक्रेसी या कौन न्यू डेमोक्रेसी पार्टी थी, फिर आपको बक्सर में, फिर आपको पटना जिला, जहानाबाद, अरवल, गया, औरंगाबाद, सब जगह गोलबंदी शुरू हुई। अब प्रतिकार करने लगे, एक रिजल्ट आया। तो ये आपने कहा कि रणवीर सेना का मैं नहीं हूँ, तो रणवीर सेना नाम की कोई चीज थी? रणवीर सेना नाम की कोई चीज है, सेना नाम की नहीं थी। ये पर सरकार ने इसको नामकरण किया। सरकार ने नाम? हाँ हाँ, उस समय के तत्कालीन सरकार ने रणवीर सेना इसको रख दिया नाम। और हम लोग किसी भी तरह का रणवीर किसान संगठन था, रणवीर किसान महासंघ। जब रणवीर नाम ही जब जद में आ गए तो हम वो उसको पृथक कर दिए। तब हम लोग अपना संगठन एक राष्ट्रवादी किसान संगठन बनाया। तो ये किन लोगों ने ये रणवीर सेना, जो आपने कहा कि सरकार के तत्कालीन सरकार के लोगों ने, जिन्होंने नाम भी दिया, और फिर किन लोगों ने उसका इस्तेमाल भी किया? देखिए, उस समय तब प्रशासन है ना इस्तेमाल, या राजनीतिक दल लोग करते होंगे। वे लोग चाहते थे कि समाज में टूट हो, समाज बटे, हम अपना पोषण करें। तो राजनीतिक छाड़ करके दूसरा कौन पोषण करेगा? वही। तो राजनीतिक तौर पर रणवीर सेना की बात छोड़ दें, बरमेश्वर मुखिया के संपर्क में कौन कौन लोग हुआ करते थे, या किन लोगों को बरमेश्वर मुखिया की ज़रूरत भी थी? देखिए, संपर्क में तो हमको कोई ऐसा नहीं कि कोई खास लोग थे। ऐसे तो संपर्क मान लिया जाए कि रामविलास पासवान भी थे, चाहे सीपी ठाकुर, जितने भी नेता लोग हैं उन लोगों से तो पूर्व से ही थोड़ा सा परिचित था। लालू प्रसाद कैंप से भी आपके संपर्क? हमको लालू यादव से तो कभी न दरस परस हुई है, न बात हुई है, न कभी। ऐसे लोग प्रयास किया है बात कराने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि अखिलेश बाबू थे, अरवल के जो MP थी, मंत्री थे, वो भी चाहते थे कि लालू जी से बातचीत कर ले। या अभी बड़हरा के विधायक थे, वे लोग भी चाहते थे। हाँ, लेकिन मैं नकार दिया। हम कहे कि लालू जी का परछाई, लालू जी का नाम लेने में पाप है। क्यों? ऐसा क्यों मानते हैं? इसलिए को अपराध के पोषण करते थे। उनके रिजी में वो राजधर्म का निर्वाह नहीं किए। राजधर्म का निर्वाह हमारे किसी व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है। आमिर दास आयोग का गठन हुआ था, और रामाशय बाबू हैं तो रामाशय बाबू से भी संबंध, ऐसी बात नहीं है। जी बिल्कुल, है ही, सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ। इन लोगों से कोई मदद मिली जब आप मुश्किल की घड़ी में थे? राजद में थे सोनाधारी जी, आज उस समय भी मुझे मिली थी, हमारे क्षेत्र के विधायक थे जी, तो क्यों नहीं। इन लोगों से कोई मदद मिली आपको जब आप मुश्किल की घड़ी में थे? मदद क्या लोग देंगे? मदद अपना लोग भुना लेते थे कि हम मदद लेते थे। हमको मदद देते ही तो ये स्थिति होती। आज जहाँ मैं एक मक्खी नहीं मारने का थी, मक्खी नहीं मारा, आज इतने नरसंहारों का आज मुद्दा। आपने खुद मक्खी नहीं मारा, खुद आपने कोई गोली नहीं चलाई? ठीक, एकदम कटु सत्य। आपने किसी को नहीं मारा, लेकिन इतने मुद्दाले, उतना नरसंहार का, इतने हत्याओं का मुद्दाले बन गया। हकीकत तौर पर बात है कि आपने नहीं मारा किसी को? हकीकत है, नहीं, हकीकत है जी हाँ, कटु सत्य है। लेकिन हत्या के आज भी मैं इतना समाज के प्रति, ये मैं रात में बैठता था तो रोता था कि क्यों आखिर हत्याएं हो रही है, एक दूसरे के लोग क्यों मार रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग बैठ करके एक विचार, जब तक हम वैचारिक स्तर पर विचार बैठ करके विचार नहीं कर लेंगे, ये शांति होगी नहीं। लेकिन उग्रवादियों का शस्त्र की भाषा है तो शस्त्र किससे जवाब दो, उसके बाद ही तुम शांति की स्थापना कर सकता है। उसे बात नहीं होनी चाहिए जी, उग्रवादियों से किसी भी तरह के गुंडे तत्व बात नहीं। लेकिन एक तरफ यह भी बात आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि अगर शस्त्र उठाने की जरूरत है तो अभी उठाया गया। हाँ, तो शांति की स्थापना के लिए प्रयुक्त हुई अशांति सराहनीय है। अहिंसा की परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए की गई हिंसा में पाप नहीं माना जाता।